नमस्कार बच्चों। अब शुरू करते हैं हिंदी विषय का कार्य। जब हम कोई भी कार्य करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले बच्चों हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारा हिंदी विषय है इसमें हमारी कितनी पाठ्य पुस्तकें हैं और उनमें से क्या क्या जो है वो हमने करना है। ये नहीं है कि कभी हमने कुछ पढ़ लिया कभी कुछ पढ़ लिया और कुछ पता ही नहीं लगा कि कितनी हमारी पाठ्य पुस्तक इसमें लगी हुई है, कौन सी रह गई है, क्या जो है हुआ है क्या नहीं है। तो सबसे पहले जो भी हम काम करते हैं वो काम तब अच्छा होता है जब हम उसको एक अच्छी प्लानिंग के अकॉर्डिंग जो है वो करते हैं। उसके लिए एक पहले से ही योजना बनाते हैं और योजना जब हम बनाते हैं तब हमने जो सारा उसके बारे में पता होता है तो तभी हम वो बनाते हैं और तभी उसके हिसाब से आगे काम करना होता है। अगर हमें ये पता नहीं हो कि हमारा जो है कितना सिलेबस है, कितनी पाठ्य पुस्तक, कितना हमने करना, तो हम एक जो है पाठ्य पुस्तक पर ही लगे रहेंगे। तो इसलिए पहले मैं आज आपको जो है हिंदी विषय में आपकी कौन कौन सी पाठ्य पुस्तकें लगी हुई हैं, क्या आपका सिलेबस है, उनमें से क्या क्या आपका कैसे कैसे आता है, वो मैं आज आपको पहले बताती हूँ। देखो बच्चों, 11th क्लास में आपके हिंदी विषय में आपकी 4 पाठ्य पुस्तकें जो है वो होती हैं, लगती हैं। एक आरोह भाग 1, एक वितान भाग 1, अभिव्यक्ति और माध्यम, और एक आपकी व्याकरण की पुस्तक होती है। तो ये आपकी 4 जो है वो पुस्तक होती हैं जो आपकी 11th क्लास में लगती हैं। आरोह भाग 1, जैसे कि आप 9th में और 10th में आपने जो स्थिति जैसे की थी भाग 1 भाग 2, भाग 1 आप 9th में करते थे और भाग 2 10th में करते थे। तो उसी तरह से अब जो है आपकी पुस्तक का नाम है आरोह, और अब 11th में आप भाग 1 करोगे और 12th में आप भाग 2 करोगे। तो आरोह भाग 1, और इस पुस्तक के 2 भाग होते हैं बच्चों, एक गद्य खंड होता है, एक पद खंड होता है। गद्य खंड में क्या करते हैं आप, इस गद्य खंड में पाठ आते हैं, तो इसमें आपके जो है 10 लेखक हैं, 10 आपके पाठ दे रखे हैं, और पद खंड में आपकी 10 कविता दे रखी हैं। ये आपके आरोह भाग 1 में दे रखे हैं। इनमें से किस किस तरह से बच्चों पेपर में आता है, ताकि जब हम कोई भी काम करना शुरू करते हैं तो उसी हिसाब से हम करते हैं जिस हिसाब से आपका पेपर में आता है। तो उसमें देखो बच्चों क्या आता है, जैसे आपने 10th में किया तो 10th में आपका केवल लेखक परिचय आता था। अब जो है आगे 11th 12th में क्या आता है, एक जो है आपका क्या आ जाता है, एक लेखक परिचय आ जाता है और एक कवि परिचय आ जाता है। उन दोनों में से कोई भी एक करना होता है, तो इसलिए आपको दोनों ही करने पड़ेंगे, लेखक परिचय भी और कवि परिचय भी। तो इसमें एक आपको क्या क्या करने पड़ते हैं, कोई भी आपके जो पाठ है उनमें से जो भी लेखक हैं, जीवन परिचय, उस जो भी आपका पाठ है उससे संबंधित अभ्यास के प्रश्न उत्तर, एक आपका गद्यांश आता है, गद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या, और आपके बहुविकल्पीय प्रश्न। यानी कि जो भी आपका पाठ दे रखा है उसका आपने जीवन परिचय भी करना है, उससे संबंधित आपने प्रश्न उत्तर भी करने हैं, गद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या भी करनी है। ये आपको सब पता है, ये आप जो है वो 10th क्लास में भी कर चुके हो, बहुविकल्पीय प्रश्न भी। इसी तरह से पदखंड में से आते हैं बच्चों, कविता जो होती है उसका जो कवि होता है वो जीवन परिचय भी आपने करना होता है, कविता के प्रश्न उत्तर भी करने होते हैं, पद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या भी करनी होती है, और बहुविकल्पीय प्रश्न भी करने होते हैं। तो ये तो आपका आता है आरोह भाग 1। आरोह भाग 1 के 2 भाग हैं, गद्य खंड और पद खंड। नेक्स्ट आपकी जो पुस्तक है वो है आपकी वितान। वितान भाग 1, जैसे कि आप जो है 10th में कृतिका करते थे उसी तरह से अब आपकी बुक का नाम है वितान। वितान में 1 से 3 पाठ तक दे रखे, उसमें पाठ आ जाते, कहानियां आ जाती हैं, रेखा चित्र आ जाता, किसी तरह के भी जो भी हैं कहानियां, तो कहानी उस हिसाब से जो है ये आपके 3 दे रखे हैं, और इससे संबंधित तीनों से संबंधित आपको प्रश्न उत्तर करने हैं।
प्रश्न उत्तर आपके जो है वो पेपर में आते हैं। अगली आपकी जो किताब है उसमें वो है आपकी अभिव्यक्ति और माध्यम। अभिव्यक्ति और माध्यम के अंतर्गत जैसे आपके 7 टॉपिक दे रखे हैं, उसमें जैसे जनसंचार है, पत्रकारिता है, डायरी है, कथा है, पटकथा है, पटकथा है, कार्यशैली। तो उसमें क्या होता है बच्चों के इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जनसंचार से आपका क्या अभिप्राय है, जनसंचार के माध्यम कौन कौन से हैं, पत्रकारिता क्या है, कितने प्रकार की होती है, डायरी क्या होती है, कैसे लिखी जाती है, कहानी क्या होती है, पटकथा क्या होती है। इस तरह से प्रश्न जो है वो होते हैं, और वो प्रश्न छोटे भी आते हैं बड़े भी आते हैं, उसी हिसाब से आपको लिखने होते हैं जैसे कि अभ्यास में दे रखे हैं, और उसी हिसाब से आपको याद करने होते हैं। फिर आपके आते हैं व्याकरण। व्याकरण में आपके जो है संधि समास, अपठित गद्यांश, वाक्य शोधन, ये आपके टॉपिक दे रखे हैं जो है। ये सब आपने ये 10th में भी आपने कर रखे हैं। अपठित गद्यांश क्या होता है, एक कोई एक गद्यांश आ जाता है आपकी पुस्तक में से, नहीं कोई भी, उससे संबंधित नीचे 5 प्रश्न आते हैं, और एक एक जो है वो अंक के हिसाब से होते हैं, उनके आपको जो है उस गद्यांश को पढ़ करके उससे संबंधित उत्तर आपने देने होते हैं। वाक्य शोधन क्या होता है, जैसे आप जो है वो शुद्ध अशुद्ध करते हैं 10th क्लास में जो है, तो उसी हिसाब से यहाँ पर वाक्य आ जाते हैं। एक अशुद्ध वाक्य दिया होता है, उसको आपने शुद्ध करके लिखना होता है। तो ये आपके व्याकरण के टॉपिक हैं। तो ये इस तरह से ये आपका सिलेबस है बच्चों 11th क्लास का। ये काम हमने करना है। ये इतना काम कितने दिनों में हम अच्छी तरह से कर सकते हैं बच्चों। कोई भी काम करने से पहले, चाहे वो किसी भी लेवल पर हो, चाहे वो छोटे से छोटा हो, चाहे वो जैसे रसोई में जाते हैं खाना बनाना है, तो उसके लिए भी पहले ये देखना पड़ता है कि शाम के समय हमने क्या खाना बनाना है, और उस खाना बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या सामान उपलब्ध है, क्या नहीं है, क्या मंगवाना है। तो वो क्या होती है, एक योजना होती है। तो इसी तरह से बच्चों कोई भी काम जो है वो तब अच्छा होता है, तब उसमें सफलता मिलती है अगर हम उसको योजना से करें, तरीके से करें। तो बच्चों ये आपको जो है मैंने बता दिया है, इतना काम आपने हिंदी विषय के अंतर्गत करना है, और ये आपने जो है किस हिसाब से करना है ये जो है करेंगे उस हिसाब से देख करके। तो आज जो है हमने केवल हिंदी विषय की जो है इंट्रोडक्शन की है, कल से जो है आगे अपना काम करना शुरू कर देंगे। मैंने आपको ये आपकी जो पाठ्य पुस्तक इनके सब के नाम लिख दिए हैं, जिनके पास नहीं हो तो ये सब आप अपनी मंगवा लेना, और उस हिसाब से आपका जो है वो काम शुरू हो जाएगा। अच्छे से काम शुरू करना है बच्चों। जिस तरह से आपने 10th क्लास में इतने अच्छे मार्क्स लिए हैं, उसी तरह से आप 11th में भी लो, 12th में भी लो, उससे भी अच्छे लो, और वो तब आएंगे जब आप अपनी अभी से ही तैयारी शुरू कर दोगे।